पाकिस्तान में जितना कॉमन कैंसर हेड एंड नेक का है, ये मुंह का, हम्म। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनको ट्रेन होना चाहिए इस काम के लिए कि वो मुंह खोल के देखें कि खुदा न खास्ता कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा कहीं अर्ली स्टेज में, ताकि उसके अर्ली स्टेज में सद्देबात किया जा सके। तो ये इतना डॉक्टर। हाँ। पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग आसान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड। और आज हमारे मेहमान जो हैं वो पहले भी हमारे एक एपिसोड में आ चुके हैं, और उनका नाम है डॉक्टर इकराम बरनी साहब। और वो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। और उनसे पहले भी कुछ बातें हुई, और उसके बाद हुआ ये कि कुछ और क्यूरीज आई हैं देखने वालों की। तो हमने सोचा डॉक्टर इकराम बरनी साहब के साथ एक और सेशन करते हैं, और कुछ चीज़ें आज पूछते हैं और कुछ चीज़ें हम अपने अगले प्रोग्राम में उनसे पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर हैविंग मी, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ताला जो सिलसिला आपने शुरू किया है कैंसर अवेयरनेस के बारे में, उसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, मैं चूंकि चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, और हम मुझे लगता है कि ये एक सेशन काफ़ी नहीं होगा कि हम अपने टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि इस मरतबा चूंकि मैं चाह रहा था कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलें, तो हम ये करते हैं कि उसमें आपसे इस मरतबा किसी तीन टॉपिक्स पे, तीन चैप्टर्स कह लें, उस पे बात करते हैं। और बाकी अगले सेशन में जो पीछे तीन या चार रह जाएंगे, उसको हम एक नया एपिसोड कर देंगे। और चूंकि ये जनरल ऑडियंस के लिए एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है, तो मेरी गुजारिश ये भी होगी कि आप इसको जितनी आसान ज़बान में समझा सकें ऑडियंस के लिए, तो बेहतर होगा। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं इससे कि अंडरस्टैंडिंग कैंसर फॉर जनरल ऑडियंस। तो एक तो ये बताएं कि ये कैंसर चीज़ क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है, और मिथ्स हैं इसके बारे में बहुत सारी, कैंसर इन पाकिस्तान, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। और दूसरा, लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कैंसर इज़ ऑलवेज फैटल, या फिर इसको कुछ क्योर करने के चांसेस हैं। ये इस परसेप्शन को भी ज़रा क्लियर कीजिए, और डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में, तो प्लीज़। जी थैंक यू वेरी मच। ये बहुत आला और रेलेवेंट सवाल है। सबसे पहले, कैंसर क्या है? कैंसर एक ऑब्वियसली डिजीज है, और ये डिजीज क्यों आती है और कैसे पैदा होती है? देखिए, हर वक्त बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, और वो सेल्स जो डिवाइड होते हैं वो कुछ अपने मुद्दत पूरी करने के बाद दो सेल्स डाई और उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं, वो उसको रिप्लेस करते हैं, और ये कंटिन्यूअस रीजेनरेशन का एक सिलसिला होता है। ठीक है। कैंसर में इशू ये होता है कि कुछ सेल्स वो आते हैं और फिर वो खत्म नहीं होते, और वो वहाँ पे जमा होते चले जाते हैं। दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। और न सिर्फ एक्यूमुलेट होते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स की नहीं होती। मिसाल के तौर पे, अब वो न सिर्फ जमा होने के बाद अपनी ब्लड फ्लो को डेवलप कर लेते हैं, उनमें ये टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि जिस टिश्यू में वो पैदा हो रहे हैं उसी टिश्यू के अंदर वो जम जाते हैं एक तरह से, या उनके क्लॉज उसके अंदर चले जाते हैं। द वर्ड कैंसर इज ड्राइव इटसेल्फ फ्रॉम जो जो वर्ड क्रैब की तरह से, वो उसमें जो उसके पाँव होते हैं वो टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ हिस्से कैंसर के वहाँ से डिटैच होके ब्लड फ्लो के जरिए या किसी और जरिए से, लिम्फ या डायरेक्ट स्प्रेड से, वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। या फिर ये होता है कि अगर आप उसको कैंसर को निकाल दें, और चूंकि वो कुछ जर्रे, कुछ सेल्स कैंसर के सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो कैंसर कुछ अरसे के बाद वही डिजीज किसी और जगह वापस आ जाती है। तो इन शॉर्ट ये कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, मेटास्टेसिस, रिकरेंस, ये वो सब चीजें होती हैं जो कैंसर के लिए पिक्यूलियर है, जो और डिजीजेस में हमें नजर नहीं आती लेकिन कैंसर में नजर आती हैं। और ये वो डिजीज है जिसको हम कैंसर कहते हैं। फिर दूसरा सवाल जो था आपका कि बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या फर्क है, आई थिंक उसको यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से इसके के बाकी दो सवालों को देखें। देखिए, बेनाइन जो ट्यूमर्स हैं वो भी ट्यूमर्स हैं, लेकिन वो ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें इसमें से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको अभी अर्ज की वो नहीं होती। ठीक। मिसाल के तौर पे वो
फैलते नहीं है, मेटास्टेसाइज नहीं करते, वो दूसरी जगह पे जाते नहीं है। और अगर उनको एक दफा निकाल दिया जाए तो वो निकल जाते हैं, और जिस जगह वो ग्रो भी करते हैं उस जगह पे भी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करते। वो बड़े तो हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो प्रेशर सिम्टम्स भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट नहीं करते। उनको हम बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। वेरी ओकेजनली ऐसा भी होता है कि बेनाइन ट्यूमर भी वही कुछ करते हैं जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स करते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड वो ट्यूमर्स होते हैं जिनको उर्फ आम में कैंसर कहा जाता है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको सारी की सारी गिनवाई थी अभी। सो बाकी दो सवाल अगर मुझे शेख साहब और याद कराइएगा जी जी इससे डॉक्टर रिलेटेड। साहब, हाँ, एक तो ये था कि जी कैंसर के बारे में कॉमन मिथ्स अबाउट कैंसर इन पाकिस्तान, एक ये जी था। और दूसरा ये था कि देयर इज अ कॉमन परसेप्शन कि इट हैज़ ऑलवेज बिन फैटल। तो क्या जी इसमें कोई चांसेस हैं कि फैटल के अलावा भी कोई रिकवरी, कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिससे आदमी इस कैंसर की उससे बच सके? जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल है। सो जो मिथ्स हैं इसके बारे में वो बहुत सारी हैं। एक तो वही है जो कि आपने अभी फरमाया है कि कैंसर कई दफ़ा इट इज इक्वेटेड टू डेथ और मोर्टेलिटी, कि अब ये कैंसर हो गया तो कोई बच नहीं सकता। दूसरा जो मिथ्स के बारे में अगर बात करें तो कॉमन चीज़ ये भी है कि कैंसर की डायग्नोसिस अमूमन बायोप्सी से होती है, और अगर बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। ये एक और कॉमन मिथ है। तीसरी चीज ये भी है कि ये कैंसर किस वजह से हुआ है। ये किसी कोई हमने बुराई की थी, गुनाह किया था, कुछ सिन किया था, उसकी वजह से ये कैंसर हो गया है, या किसी की बददुआ लगी है, एटसेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और कॉमन मिथ जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या कैंसर स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो ये भी मेरे ख्याल से इन तीनों चारों चीजों को हम एक एक करके देखे लेते हैं। और इसके अलावा पहले एक और ऐड करूं, सॉरी, मैं मुझे आपकी बातों से ही एक बात निकल आई जी कि वो हमारे देहातों में, गांव देहातों में जहाँ ये कैंसर अवेयरनेस बहुत कम है, वहाँ जी पे तो जादू टोना और प्लस जिन विन इसका कॉन्सेप्ट भी, वो भी कैंसर को भी उसी तरह वो ट्रीट करने करते हैं जैसे जी होता है। तो ये भी आई थिंक वन ऑफ दी वो है हमारे रूरल पॉपुलेशंस के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इसको ये वाली डायमेंशन भी ऐड करने का। तो इनको एक एक चीज करके हम देखे लेते हैं। हम्म, सबसे पहले तो जो बायोप्सी है, देखिए बायोप्सी के जरिए से ही डायग्नोसिस होती है। बायोप्सी के बगैर तो डायग्नोज नहीं हो सकता कैंसर। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में बायोप्सी होने की वजह से कैंसर फैल जाता है तो सारी दुनिया में क्यों नहीं बायोप्सी होने की वजह से कैंसर फैलता है, और उसका पता कैसे चलता है। होता अमूमन ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब लोगों को सिम्टम्स होने शुरू होते हैं तो वो या तो डॉक्टर्स के पास जाते नहीं है, इलाज अर्ली सीख नहीं करते, या फिर डॉक्टर्स उनको उस तरह से मुआयने नहीं करते, यहाँ तक कि कैंसर के सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। हम्म, और ये हमें मालूम है कि अक्सर दफे ये होता है कि कैंसर जब डायग्नोज होता है तो स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज होता है, लोकली एडवांस्ड होता है, ऑलरेडी वाइड स्प्रेड होता है। उस वक्त जब बायोप्सी की जाती है तो उस वक्त कैंसर ऑलरेडी जिस्म में फैल चुका होता है, और लोग ये समझते हैं कि अब चूंकि बायोप्सी हुई है लिहाजा उसकी वजह से कैंसर फैला है। तो ठीक ये एक मिथ है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक यहाँ पे एक चीज और भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ दफा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बायोप्सी की वजह से भी फैल सकते हैं, लेकिन उनका डॉक्टर्स को बहुत अच्छी तरह इल्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सार्कोमा, जो एक मसल्स का या बोन का कैंसर होता है, तो उसकी बायोप्सी करने का भी एक तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये कैंसर्स इतने अनकॉमन हैं, जितने कैंसर्स होते हैं उसमें से सिर्फ 1% सार्कोमा होता है। और जब सार्कोमा होता है तो उसकी डायग्नोसिस बायोप्सी वगैरह वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स करते हैं, और उनको मालूम है कि वो बायोप्सी कैसे लेनी है। तो वो इट्स अ एक्सेप्शन रादर देन द रूल। अच्छा, अब ये दूसरी चीज को ये देख लेते हैं कि जो आपने फरमाया जिन और बद्दुआ और इविल आए, नजर लग गई इस वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये देखिए, ये अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं पीछे तो अनफॉर्चुनेटली हमको ये कहना पड़ेगा कि जो जर्म थ्योरी थी जो कि तकरीबन 1850 के करीब कॉइन की गई थी, उससे पहले सारी दुनिया में ये समझा जाता था कि इन्फेक्शन भी इन्हीं वजह से होते हैं। जिन आ गया या बददुआ लग गई या किसी ने हसद की निगाह से देख लिया, एटसेट्रा। यहाँ तक कि आप जानते ही हैं कि जब 1350 के करीब जो जो प्लेग आया, जो ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, जो पूरे यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ आया, तो उसमें लोग समझते थे कि ये भी किसी खास किस्म की कौमियत की नहुसत की वजह से आया है। और फिर उन्होंने उस कौम को पिटाई करके वहां से निकाला, स्पेन से, और कहाँ कहाँ वो पूरे यूरोप में डिस्पर्स हो गया, एटसेट्रा। तो अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन हिस्ट्री में
ये चीज़ शामिल है। सही। और इसका ताल्लुक जो है वो ऑब्वियसली लाइल्मी से ज़्यादा है। लोग उसको नहीं अभी तक पढ़ रहे और समझ रहे। ये अक्सर वो लोग ये वाली बात करते हैं जिनकी मालूमात या जो 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 मालूमात कम रखते हैं, वो फिर इस तरह से बात करते हैं। क्लियरली अब एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैंसर्स के बारे में वो आगे चल के हम बात भी कर लेंगे कि कैंसर क्यों होता है। लेकिन कई दफ़ा तो कैंसर की क्लियर कॉज मौजूद होती है, जैसे स्मोकिंग या कोई और चीज़। और अगर नहीं भी होती तो कैंसर के अंदर जो खसूसियात हैं अब 2025 में या पिछले 20-25 साल में, अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि कैंसर क्यों डेवलप होता है। क्लियरली उसमें हसद और बददुआ और जिन और शयातीन, इन चीज़ों का नहीं है। अगर ये होता तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जिन और शयातीन अपने करीब जो लोग नहीं आने देते, उन लोगों को कैंसर ना होता होता। तो ये ऑब्वियसली एक मिथ है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बाकी रहा सवाल ये कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर होता है या नहीं होता। देखिए, स्ट्रेस तो बहुत तरह से होता है। आप तो रोजाना सुबह को तशरीफ लाते हैं अपने ऑफिस में, मैं अपने काम पे जाता हूँ, बहुत सारे लोग और जाते हैं अपने काम में, सभी लोग जाते हैं अपने काम में। स्ट्रेस तो होता है। आपको ड्राइव करना है, आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा ड्राइव करके अपने काम पे पहुंचना है, ये तो स्ट्रेस रोजाना होता है। फिर ये भी स्ट्रेस होता है कि जहाँ पे आप काम पे जा रहे हैं वहाँ काम कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई आपको देख रहा है, कोई क्या हो रहा है, एक्सेट्रा, कोई आपको इवेल्युएट कर रहा है। ये सारे स्ट्रेसेस हैं वो जो जिसको आप स्ट्रेस कहते हैं। फिर कई दफे ये भी स्ट्रेस होते हैं कि घर के अंदर कोई स्ट्रेसेस होते हैं, बच्चा है उसका इम्तिहान पास हुआ नहीं हुआ, एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप खेलने के लिए गए, हार गए, जीत गए, पाकिस्तान की टीम खेल रही है, जीत गई, हार गई, हर चीज से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन बाय फार एंड लार्ज स्ट्रेस अगर वो स्टेज अख्तियार कर ले जिसको पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, हम्म। जिसकी वजह से आदमी बाकायदा बीमार हो जाए, जिसके अंदर उसकी पल्स रेट तेज हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह में फर्क पड़ना शुरू करता है, उस स्ट्रेस को अगर निकाल दें तो बाकी जो आम स्ट्रेस होते हैं जो कि रोजमर्रा के स्ट्रेस हैं, ये तो जिंदगी के साथ में है, इससे तो जिंदगी चलती है। अगर ये स्ट्रेस ना हो तो हमारी एड्रीनलिन ना निकले, और अगर हमारी एड्रीनलिन ना निकले तो हम काम ना करें। तो ये स्ट्रेसेस तो अपनी जगह के ऊपर रहते हैं, इनसे कैंसर नहीं होता। हम्म। आखिरी सवाल जो था वो जो जो जहाँ पे हमने शुरू किया था, वो ये कि क्या कैंसर इज इक्वल टू डेथ, जो एक और यूं समझिए कि मिथ है। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज ये करूँ आपको कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे इस वक्त ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ और कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज सबसे एडवांस समझी जाती हैं, वहाँ तकरीबन 65 से 70% लोग, यानी 3 में से 2 लोग अपने कैंसर से क्योर हो जाते हैं। और बाकी जगहों के ऊपर भी, मेनलैंड यूरोप में भी 50 से 60% लोग अपने कैंसर से क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, हमारे मुल्क में इस किस्म का डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन हमें मालूम है, और ऐसी हिस्ट्री लोगों के हर किसी घर घर के अंदर, घराने में ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले या उससे भी पहले, और वो आराम से रह रहे हैं। तो उनको क्योर ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर अगर यूजुअली अगर 5, 7, 10 साल में वापस ना आए तो फिर वो खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। सो कैंसर क्योर हो सकता है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, शराइत हैं। कैंसर क्योर होने की सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर कैंसर अर्ली डायग्नोज होगा, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर, तो कैंसर क्योर हो सकता है। और इसीलिए स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन की बातें सारी होती हैं, अर्ली डिटेक्शन की। और उसके अलावा फिर उसका इलाज से भी ताल्लुक है कि किस किस्म का इलाज हुआ है, कैंसर की टाइप क्या है। कई कैंसर क्योरेबल होते हैं, हो सकता है कि हम उसको आगे चल के उसकी भी बात करेंगे, जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे कि कौन से कैंसर क्योरेबल हैं और कौन से। सो ये कई मिथ्स हैं। बायोप्सी, स्ट्रेसेस, कैंसर का कॉज, कैंसर इक्वल टू डेथ, में भी और भी चीजें होंगी। लेकिन अगर आपके नाजरीन वो सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह अगली दफा उसको भी ठीक है डिस्कस डॉक्टर करेंगे। साहब, अब एक बात हम करते हैं कि कैंसर पाकिस्तान में किस तरह के जी। कैंसर कॉमन है पाकिस्तान में, और उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं, या अगर है तो कितनी एक्सपेंसिव है, या कुछ ऐसी जगह हैं जहां फ्री कैंसर ट्रीटमेंट के इलाज होता हो पाकिस्तान में, देखने वालों के लिए बताइए इस पे। जी। सो सबसे पहले तो कौन कैंसर कौन से कॉमन है, उसमें ये देख लीजिए कि मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर, ये कैंसर जो जो ओरल कैविटी, जिसको माउथ, जो लिप्स से शुरू होके लिप्स, चीक, जहाँ पे गम्स होते हैं, जुबान,
टंग का कैंसर या थ्रोट का कैंसर। अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि तकरीबन 18 से 20% कैंसर जो मर्दों में होते हैं पाकिस्तान में, वो इस रीजन में होते हैं। हाउ डज दिस कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? सारी दुनिया में ये वाला कैंसर 5% होता है, हमारे यहाँ ये कैंसर 18 से 20% मर्दों जो जो कैंसर होते हैं उसमें से 1 in 5 चांसेस हैं कि कैंसर इस इलाके में होगा। और उसकी वजह साफ है, उसकी वजह हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ पान, छालिया, तंबाकू, बाकी चीजें जो इस तरह जो क्रॉनिक इरिटेशन करती हैं, उसके साथ में ऊपर से स्मोकिंग और फिर कुछ दफा अल्कोहल, ये कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत सारी चीजों का, ये उसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो ये बाय फार एंड लार्ज द कॉमनेस्ट कैंसर ये वाला है। उसके अलावा वही कैंसर है जो सारी दुनिया में होते हैं, जैसे लंग्स का कैंसर है, या कोलन का कैंसर है, या लिवर कैंसर है। अब लिवर कैंसर को भी देख लीजिए कि लिवर कैंसर 80% दफा दो हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, उनकी वजह से होता है। तो ये भी एक वो फैक्टर है जो एनवायरमेंटल कार्सिनोजन है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। खवातीन में कॉमनेस्ट कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर है। वो 1/3 खवातीन जिनको कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और उसके बाद कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ ओवरी, कैंसर ऑफ द कोलन, ये भी बढ़ रहा है इसका रुझान खवातीन के अंदर। ये वाले कैंसर कॉमन है। थायराइड ग्लैंड का कैंसर और फिर ब्लड कैंसर्स, ये वो कैंसर्स हैं जो कॉमन है खवातीन में भी और मर्दों में भी। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान की तैयारी और पाकिस्तान में ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ कितनी आप समझते हैं अप टू डेट हैं और इनको एड्रेस करने के लिए काफ़ी हैं, और फिर कॉस्ट पे हमने बात की थी कि ये बड़ा एक कॉस्ट इंटेंसिव प्लान है ट्रीटमेंट का, तो कहीं ऐसे मौके हैं हमारी ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किन जगहों पे जाएं? जी, तो इसमें यह है कि बाकी सब चीज़ों की तरह देर आर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे बड़ा अप टू डेट किस्म का इलाज होता है। बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वही इलाज जो पूरी दुनिया में किसी जगह होता है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। उनको उन सेंटर्स में जाना चाहिए। अच्छा देखें, इलाज सेंटर से नहीं होता, सेंटर की में फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज भी ज़रूरी होती है, वहाँ नर्सिंग केयर भी ज़रूरी होती है। सो ये कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोसेसेस हैं, और जो पर्सनल है, जो जो लोग इलाज करते हैं। जिस जगह के ऊपर ये सब चीज़ें एक जगह मौजूद हों वहाँ कैंसर का इलाज बहुत अच्छा होता है। फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली ये जगह मौजूद तो हैं, खसूसन बड़े शहरों के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, कुछ और शहरों में भी ये जगह मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़े इलाके में मुल्क के वो मौजूद नहीं है, जहाँ पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी रहती है। और फिर उन लोगों को ट्रैवल करना होता है इन बड़े शहरों की तरफ, जहाँ पे फिर क्लियरली दूसरे मसाइल होते हैं लॉजिस्टिक्स के, और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं एक्सेट्रा। तो अगर आप ये पूछें कि क्या कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज काफ़ी हैं पूरे मुल्क के लिए, तो 250 मिलियन की आबादी के लिए काफ़ी तो हरगिज़ भी नहीं है। अभी तो बहुत ज़रूरत है कैंसर सेंटर्स की भी, कैंसर के डॉक्टर्स की भी, सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सपोर्ट सर्विसेज, नर्सेज, फार्मासिस्ट, सब लोगों की ज़रूरत है। और कोई ऐसा नहीं है कि दुगना या 3 गुना, मेरा ख्याल है कि हर फील्ड के अंदर 10 गुना या 20 गुना उसको इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। तब कहीं जाके हम कह सकते हैं कि हम इक्विटेबल सोर्सेज में होंगे। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि कैंसर के इलाज कितना एक्सपेंसिव है, देखिए कुछ कैंसर्स में तो इलाज ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कुछ कैंसर्स में तो इलाज बस सर्जरी होती है और इलाज मुकम्मल हो जाता है अगर अर्ली डिटेक्ट हो। मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर है, या बहुत अर्ली स्टेज कोलन कैंसर है, या थायराइड का कैंसर है, या कैंसर और कुछ कैंसर्स हैं जहाँ पे अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो सर्जरी इज सफाइसेस। और सर्जरी अमूमन 1-2 लाख रुपए में, 2-4 लाख रुपए में तकरीबन हर जगह पे पाकिस्तान में हो जाती है। इशू जब होता है जब उसके बाद में रेडिएशन देनी पड़े। रेडिएशन की फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी मौजूद है, वो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। एटॉमिक एनर्जी मेडिकल सेंटर
वो फैसिलिटीज लोगों को मुहैया है। और कई लोग बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं कराची में भी, और बाकी जगह के ऊपर भी, जहाँ पे वो रेडिएशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है और लोगों को वो मिल रही है। जहाँ तक कीमोथेरेपी का ताल्लुक है वो वेरिएबल है। और कीमोथेरेपी कम एक्सपेंसिव भी हो सकती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें कीमोथेरेपी ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि जो एक्सपेंसिव है वो भी रिलेटिव टर्म है। अगर मैं ये कहूँ कि 2-3-4 लाख रुपए, तो कुछ लोगों के लिए 2-3-4 लाख रुपए शायद ऐसी बात ना हो खर्च करना अपने कैंसर से इलाज के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए फिर ये बहुत मुश्किल भी है, क्या और बल्कि बिल्कुल ऐसे है। बड़ी पॉपुलेशन के लिए मुश्किल है। तो हम्म। लेकिन जनरली स्पीकिंग एक कैंसर से दूसरे कैंसर में हम मुकाबला नहीं कर सकते कि इसका इलाज इतना एक्सपेंसिव है दूसरे का इतना है। तो वो फिर कैंसर की जो टाइप है वो डिटरमिन करती है कि ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव होगा। मेरे ख्याल से इस चीज़ को हमें यहीं तक देखना चाहिए सिर्फ। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के बारे में, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और अर्ली स्क्रीनिंग कितना ज़रूरी है। वार्निंग साइंस पीपल ऑफन इग्नोर, वो क्या हो जी सकते हैं? लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर, स्मोकिंग, डाइट, इनएक्टिविटी, और जी रोल ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। ये मैं पहले भी पूछना चाह रहा था आपसे कि रोल ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कैंसर के इनिशिएट होने में। वैक्सीन्स एंड कैंसर प्रिवेंशन, एचपीवी, ये इस पे कुछ बात कर लें। जी, ठीक हो गया। तो शेख साहब, अब इसमें इस तरह से कि हम तीन चीज़ों की बात करते हैं: प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, हम्म। और कॉजेज ऑफ कैंसर। मेरे ख्याल से कॉजेज ऑफ कैंसर को पहले देखे लेते हैं, तो क्योंकि बाकी दो चीज़ें उसमें उसको ठीक है, समझाना ठीक जाएगा। है, ठीक है। ये कॉजेज ऑफ कैंसर के अंदर जो जो कैंसर की जो वजूहात हैं, और उसमें जेनेटिक्स और ये सब चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, इस पे बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ चीजें वो हैं जो हमें पॉपुलर प्रेस में मिलती हैं। लेकिन जो एविडेंस बेस है वो मैं वो डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। देखिए, तकरीबन 20% कैंसर जो है वो सिगरेट स्मोक की वजह से होते हैं। और उसमें सिर्फ लंग का कैंसर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कैंसर होते हैं। कोई तकरीबन 16 बॉडी साइट्स के कैंसर, 16 साइट्स में बॉडी के अंदर वो कैंसर उसकी वजह से हो सकते हैं: लिप्स, टंग, थ्रोट, लंग, पैनक्रियास, इसोफेगस, इवन पैनक्रियास, इवन यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से पेशाब के रास्ते से, जहाँ स्मोक बाहर निकलती है, वहां पे भी जब वो हाइड्रोकार्बन जमा होते हैं उससे भी वो कैंसर कर सकते हैं। सो 20% कैंसर्स तो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होते हैं। ये तो सबसे बड़ा एक सिंगल इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट कॉज है। दूसरे तकरीबन 20% कैंसर ऐसे हैं जो डाइट की वजह से, और इसको हमने पिछले प्रोग्राम में भी ब्रीफली मेंशन किया था। लेकिन वो डाइट्स जिनमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं या सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा बारबेक्यूड ग्रिल, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, ये वो सब चीज़ें जो कैंसर का बाइस बनती हैं। और फिर जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जैसे सब्जियां और फल, उनका कम इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें मिलके ये कोई 20% दफा डाइट इज द कॉज ऑफ कैंसर। तकरीबन 18 से 20% कैंसर वो होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से, और उसको आप हाथ की 5 उंगलियों पे गिन सकते हैं: हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, और एच पाइलोरी जो कि एक बैक्टीरिया है जिससे स्टमक का कैंसर और स्टमक का लिम्फोमा होता है। ये 5 किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया मिलके 20% कैंसर का सबब बनते हैं। और इसमें से कुछ की तो वैक्सीन मौजूद है, जैसे हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन मौजूद है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की भी वैक्सीन मौजूद है। बाकी वायरसेस का इलाज हो सकता है, जैसे एच पाइलोरी वगैरह एक्सेट्रा। तो ये तकरीबन 60% कैंसर तो यही हो गए। 10% कैंसर ओबिसिटी की वजह से। जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है, उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनके अंदर कैंसर मुख्तलिफ किस्म का, कोलन का कैंसर दोनों जेंडर्स में, मैन एंड वेमेन, और ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो यूट्रस का कैंसर है, या फिर जो ब्रेस्ट कैंसर है जो मेनोपॉज के बाद होता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, ये ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन 8-9% कैंसर ओबिसिटी की वजह से होते हैं। जहाँ तक जेनेटिक्स का ताल्लुक है, तकरीबन 10% कैंसर बैड जीन्स की वजह से होते हैं। ये वो जीन्स होती हैं जो कि इनहेरिट की जाती हैं, जो इनहेरिटेबल जीन्स होती हैं, जिसमें सबसे मशहूर वो है जो जिससे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होता है, जिसको BRCA1 और BRCA2 या BRCA1 और BRCA2 जीन कहते हैं, उसकी वजह से होता है।
वो भी तकरीबन 3-4 इंपॉर्टेंट जीन्स अगर मैं उनके नाम ले दूं तो मेरे ख्याल से आपके सामीन जो है उसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। एक तो यही है BRCA1 और BRCA2 जीन, जिसकी वजह से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर ज्यादा होता है। अब हमें पता चल रहा है कि प्रोस्टेट और पैंक्रियाटिक कैंसर भी इन जीन्स की वजह से हो सकता है। दूसरा जिसको हम लिंच सिंड्रोम कहते हैं, या पहले उसका या अब उसका दूसरा नाम HNPCC है। ये इसकी वजह से एक ही फैमिली के अंदर कोलन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर का कैंसर ये एक फैमिली में हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉमन इनहेरिटेड फेमिलियल सिंड्रोम है। तीसरा वो है जहाँ पे बड़ी आंत का कैंसर, जो जिसको हम APC या एडनोमेटस पोलिपोसिस कोली कैंसर कहते हैं। वो कई दफा जब कोलन कैंसर बहुत यंग एज में हो, जैसे 20 साल की उम्र में किसी बच्चे को, लड़के को या लड़की कैंसर अगर हो जाए, और फिर उनका जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो छोटे 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 हजारों पॉलिप्स नजर आए कोलन के अंदर, तो फिर वो पूरी फैमिली को स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि चांसेस ये हैं कि 90% दफा जिनको वो पॉलिप्स होंगे उनको कैंसर हो जाएगा। और चौथा एक और सिंड्रोम होता है जिसको फ्रेंच वर्ड है लफरमेनी सिंड्रोम, और उसके अंदर मुख्तलिफ कैंसर किस्म के कैंसर होते हैं, जैसे कि बोन का कैंसर जिसको सार्कोमा कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया जो ब्लड का कैंसर होता है, और ब्रेन का कैंसर जो एस्ट्रोसाइटोमा। तो ये मुख्तलिफ किस्म की। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो आपको अपनी फैमिली में कैंसर की डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जरूर जाके डॉक्टर को बताएं, क्योंकि वो उस वक्त फिर ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि कोई आगे, आगे टेस्ट करे जिससे ये पता चले कि ये कैंसर किसी इनहेरिटेड फेमिलियल सिंड्रोम की वजह से हुआ है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये भी है कि ये जो जितने ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये मिला के कोई तकरीबन 10% कैंसर की दफा ये कॉजेज ये होते हैं। 90% कैंसर्स के कॉजेज वो होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं, और उसमें बहुत सारे प्रिवेंटेबल हैं, जैसे स्मोकिंग, जैसे ओबेसिटी, जैसे वायरल इन्फेक्शन, जैसे डाइट, जैसे अल्कोहल। ये वो सारी चीजें हैं जो कि प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कैंसर है। तो इसी को बुनियाद बना के अब हम देख सकते हैं कि प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के लिए जो बाकी आपके दो सवाल थे उसके लिए क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए लास्ट पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि कोई चीज होती है उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं और कुछ चीजों को सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो है जो सब लोगों को करनी चाहिए, जितने लोग हैं पाकिस्तान में, जो 250 मिलियन लोग हैं उन सबको ये काम करना चाहिए। वो क्या काम करने चाहिए वो हम दोनों हाथों की उंगलियों पे गिन सकते हैं, और एक दफा मैं दोबारा वो अर्ज करता हूँ। नंबर 1, एक्सरसाइज करें कम से कम 150 मिनट हफ्ते के अंदर, मुमकिन हो तो 300 मिनट तक एक्सरसाइज करें। मोटापे से बचें, अपना बॉडी मास इंडेक्स 25 या उसके करीब या उससे कम रखें। नंबर 3, रेड मीट की कंजम्पशन को कम कर दें, 5 पोर्शंस इन अ वीक मैक्सिमम ये रखें। नंबर 4, वेजिटेबल्स और फ्रूट की कंजम्पशन को बढ़ा दें। जो जितना खाना खाते हैं दिन भर में उसमें 15 पोर्शंस अगर होते हैं तो उसमें से 5 पोर्शन यानी एक तिहाई वेजिटेबल और फ्रूट्स और ब्राउन ब्रेड ये वाला होना चाहिए। नंबर 6 चीज, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। नंबर 7, अल्कोहल बिल्कुल ना पिए। नंबर 8, जो प्रोसेस्ड नंबर 7 जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे ये टिन फूड या एटसेट्रा, इसकी कंजम्पशन को लिमिट कर दें। नंबर नेक्स्ट, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोका कोला या 7 अप या रेड बुल या वट एवर एटसेट्रा, उनकी कंजम्पशन को लिमिट कर दें। और नंबर नेक्स्ट इज कि जो विटामिन और मिनरल्स जो हम खाते हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए वो हरगिज ना खाएं। डू नॉट यूज सप्लीमेंट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कई दफा उनकी वजह से कैंसर हो जाता है। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि जो खवातीन हैं और जिनके बच्चे हैं वो कम से कम 6 माह की उम्र तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं। अब जिन लोगों ने इन 10 में से 8, 9 या 10 मशवरों के ऊपर जो कि वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड ने बताया है उन पे वो अमल करते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस 1/3 लेस होते हैं, 33% रह जाते, कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी सब लोगों के। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है कि ये प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ कैंसर है। और जो मैंने पहले जो कॉजेज ऑफ कैंसर बताए थे, अगर उससे इसको कोरिलेट करके देखें तो नजर आएगा कि बहुत सारे कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं।
फिर आपका अगला सवाल था अबाउट स्क्रीनिंग। हम्म। स्क्रीनिंग के लिए जो कैंसर्स स्क्रीनेबल हैं वो कौन से कैंसर हैं, ये सारी दुनिया में वो 5 कैंसर्स हैं। देखें, स्क्रीनिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट की किसी के भी लिए भी, किसी भी डिजीज के लिए, वो ये होती हैं कि वो टेस्ट अवेलेबल हो, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वो इतना सेंसिटिव हो कि अगर कैंसर या कोई भी डिजीज डेवलप हो रही हो तो उसको डिटेक्ट कर सके वो आराम के साथ में। और फिर उसके डिटेक्ट करने की वजह से आप जो कैंसर की लाइफ हिस्ट्री है, यानी कि आप कुछ कर सकें उसके लिए, कैंसर को आप उसका कोर्स ऑफ मैनेजमेंट को तब्दील कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो 5 चीज़ें हैं। वंस अगेन हाथ की 5 उंगलियों पे उसको गिने लेते हैं। सबसे पहले खवातीन में मेमोग्राफी 40 साल की उम्र पे शुरू कर दें, हर साल करें 55 साल की उम्र तक, उसके बाद हर 2 साल में करें 75 साल की उम्र तक, फिर छोड़ दें। नंबर 2, कैंसर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स जिसको सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, पैप स्मीयर और उसके साथ में जो वायरस का टेस्ट होता है, 25 साल की उम्र में हर खातून को करना चाहिए। अगर नॉर्मल हो तो हर 5 साल के बाद करें और 65 साल की उम्र तक करें, उसके बाद छोड़ दें। नंबर 3, कोलन कैंसर, जो 50 साल की उम्र में चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो, उनको स्टूल का टेस्ट कराएं और उसके साथ में अगर ज़रूरत होगी तो कोलोनोस्कोपी, जो ट्यूब के जरिए से डायग्नोस देखते हैं करने की, खुसूसन उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री, उनमें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ये सब काम करें। नंबर 4, लंग कैंसर, जो लोग हैवी स्मोकर्स हैं, जो कई साल से सिगरेट पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जो 1 से 2 पैकेट रोज़ाना पीते हैं, वो एक सीटी स्कैन एक खास किस्म का होता है जिसको लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं। वो करना शुरू करें 50 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक। अगर उन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है 15 साल पहले, तो फिर वो भले ना करें ये सब कुछ, लेकिन अगर वो पिछले 15 साल में भी पीते रहे तो फिर वो इस टेस्ट को करें, HRCT जो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है, करवाएं इन्हीं के इस टेस्ट को। आखिरी चीज रह जाती है प्रोस्टेट कैंसर। उसके बारे में थोड़ी सी डिवाइडेड ओपिनियन है इस वक्त। मर्दों में 50 साल की उम्र के बाद इस ब्लड टेस्ट जिसको PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, क्या ये सबको करना चाहिए? इसका जवाब है कि पहले तो हाँ था इसका जवाब, लोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे पिछले 15-20 साल में डेटा आ रहा है या मालूमात हो रही हैं, वो ये कि ये प्रॉबली हर किसी को नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से कंसल्टेशन में करना चाहिए। क्योंकि कुछ दफ़ा जब ये टेस्ट मामूली सा भी ज़्यादा होता है तो फिर अगला मरहला बायोप्सी का होता है, और जब आप बायोप्सी करते हैं तो फिर वो आसान नहीं होती। बायोप्सी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, प्रोस्टेट में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बहुत दफ़ा बायोप्सी में कैंसर भी नहीं आएगा, वो तो सिर्फ ये आएगा कि प्रोस्टेट एनलार्ज है, जिसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। हम्म। देखिए, 5 चीजें तो ये हो गई। कम से कम 2 चीजें ऐसी हैं, 2 कैंसर और ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि जिन मुल्कों में आप रहते हैं उन मुल्कों में जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे जापान में स्टमक कैंसर बहुत कॉमन है, तो वहां पे पूरा प्रोग्राम मौजूद है। वो एंडोस्कोपी के जरिए से स्टमक कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं, और वो हर साल में हर किसी की एंडोस्कोपी होती है। उसकी वजह से डिजीज को अर्ली डायग्नोस करते हैं और फिर उसको ट्रीट भी बेहतर कर सकते हैं। उनके रिजल्ट सारी दुनिया में अच्छे हैं स्टमक कैंसर के लिए। ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे स्किन का कलर वाइट होता है और सनशाइन बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे ये जो स्किन का कैंसर है जिसे मेलानोमा कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो वहाँ पे स्किन के लिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट सारे के सारे वो स्क्रीनिंग करते हैं, और लोगों की ये होनी चाहिए। मेरा ये अपना ख्याल है, और ये अभी तक मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों के साथ में ये बात हुई है या करते हैं। पाकिस्तान में जितना कॉमन कैंसर हेड एंड नेक का है, ये मुंह का, हम्म। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनको ट्रेन होना चाहिए इस काम के लिए कि वो मुंह खोल के देखें कि खुदा न खास्ता कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा कहीं अर्ली स्टेज में, ताकि उसके अर्ली स्टेज में सद्देबाग किया जा सके। तो ये इतना डॉक्टर, हाँ, पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग आसान है। डॉक्टर साहब, हमारा सेशन भी अभी मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्रेंस का सेशन ख़त्म हो रहा है। तो मैं जब बस जल्दी से वाइंड अप करूँगा, ये बहुत सारी आपकी यूज़फुल चीज़ें जो आपने डिस्कस की, ये पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है, इसे हम पब्लिक कर देंगे। और अभी बहुत सारी चीज़ें पीछे रहती हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं बता दूं, लेकिन अब चूंकि वक्त कम है तो आपको एक मर्तबा और हम जहमत देंगे। और आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
इट्स अ प्लेजर आपके साथ में शामिल होकर ये सारा पब्लिक सर्विस के लिए। मेरे ख्याल से ये आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस के लिए मुझ से और मुझ जैसे बाकी लोगों से ये वाली जो बात करते हैं। आई होप कि लोगों को इससे फायदा होगा आई एम इंशाल्लाह। ग्रेटफुल डॉक्टर साहब, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।